इंट्रोडक्शन में कुछ है नहीं, आप लोग पढ़ लेना इंट्रोडक्शन, कोई बेसिक चीजें होंगी और कुछ नहीं, कि ये चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है और वो सब दिया होगा, तो उसमें से कुछ नहीं आता, मेन तो है बार मैग्नेट। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ द फेमस फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज दैट ऑफ द मैग्नेट गिफ्टेड him him by a relative. The Einstein was fascinated and played endlessly with it. He wondered how the magnet could affect objects such as nails or pins placed away from it and not in any way connected to it by spring or string. Okay, कि मतलब समझ में आ सकता है कि हम छोटे थे तो हमको भी लगता था, हम लेकिन खेलते थे, हम ज्यादा सोचते नहीं थे उसमें कि भाई मैग्नेट रखा है तो जो पिन्स रखी या कोई आयन की चीज हुई तो उसको वो कैसे अट्रैक्ट कर लेता है। हम ज्यादा सोचे तो हम थोड़ी ना आइंस्टाइन है, हम इतना सोचेंगे। वो आइंस्टाइन था, वो उसको कोई काम नहीं था, वो यही सोचेगा। So that this way, the pattern of ion filling suggests that the magnet has two poles similar to the positive and negative charge of the electric dipole. As mentioned in the introductory section, one pole is designated the north pole and other is designated as a south pole. तो हमें पता है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ओके, when suspended freely, when suspended freely, these poles point approximately towards the geographic north and geographic south, respectively. Okay. Similar pattern of the ion fillings is observed around the current carrying solenoid. तो वही चीज हमने current carrying solenoid था तो उसमें around आयन के अगर कॉइल था हमारे पास करंट कैरिंग सोलेनॉइड हुआ तो उसमें भी ऐसे ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। तो उसका सोलेनॉइड का जो एक एंड होता है वो नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा एंड जो होता है वो साउथ पोल बन जाता है। करंट लाइंस जहां से बाहर निकलती है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से बाहर निकलती है वो नॉर्थ पोल होता है और जहां पे वो अंदर आती है वो साउथ पोल होता है हमेशा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 मार्क्स में कि एक्सप्लेन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ऑल दैट। So the pattern of ion filling permits us to plot the magnetic field lines. This is shown both for the bar magnet and the current carrying solenoid in the figure for 5.3. So the figure 5.3 में आपको दिया है, तो उसमें A क्या है, एक बार मैग्नेट है, B क्या है, करंट कैरिंग फाइनाइट सोलेनॉइड। तो करंट कैरिंग एक फाइनाइट सोलेनॉइड है तो उसकी फील्ड लाइंस ऐसे होती है, तो यहाँ से बाहर आती है और यहाँ पे एंटर करती है वो। Okay, actually outer side में magnetic field 0 होता है, तो we can say that there is only magnetic field inside the solenoid. तो inside क्या होता है, जब कोई भी मैग्नेट हुआ ना तो उसकी फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप क्रिएट करती है। ओके, फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप क्रिएट करती है। तो क्लोज लूप क्रिएट करती है मतलब वो ऊपर वाले पोल से बाहर आ रही है, दैट मींस इट इज अ नॉर्थ पोल आउटर डायरेक्शन में, और यहाँ से वो अंदर एंटर कर रही है, दैट मींस इट इज साउथ पोल। बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज ऑपोजिट, मतलब इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है, बट आउटसाइड द मैग्नेट इट ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, ये दो चीजें होती है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर विजुअल एंड इंटेंसिव रियलाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देयर प्रॉपर्टीज आर, मतलब विजुअल और इंटेंसिव रियलाइजेशन, मतलब आप उसका इंट्यूसिव क्या बोलते हैं यार इसको, ये वर्ड अच्छा होता है आपको, मतलब वो एक इंटेंशन आ सकता है उसका, मतलब आप समझ सकते हो। आई फॉरगेट द एग्जैक्ट वर्ड एक्चुअली। ओके, और थर्ड जो था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं क्रिएट करता, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बाहर जाएगा तो अंदर की तरफ भी वो बाहर ही जाएगा, वो हमेशा पॉजिटिव से ही स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे ही एंड होगा। तो यहाँ से बाहर जाएगा, अगर उसके उसके अराउंड कोई नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उस चार्ज में एग्जिट करेगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एग्जिट करेगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा फील्ड लाइन है वो बाहर चले जाएंगे। ओके, ऐसे। ओके, बट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, तो बाहर की साइड नॉर्थ से ही स्टार्ट होकर साउथ में एंटर होगा और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ही जाएंगे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यू कैन सी कंप्लीटली फ्रॉम फिगर कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ नीचे चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, वो हमेशा अपना पैटर्न ही फॉलो करेगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें अगर पॉजिटिव के पास नेगेटिव हुआ तो सारी जो मैक्सिमम फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से होकर नेगेटिव की तरफ ही जाएंगे। ऐसे ही होता है हमेशा, इसमें हमेशा स्टार्ट पॉजिटिव से होगा और एंड नेगेटिव पे होगा, लेकिन इसमें ड्यूअल नेचर होता है। अगर बाहर की साइड हुआ तो नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे एंड होता है और अंदर के साइड साउथ से स्टार्ट होके नॉर्थ पे एंड होते हैं। So the magnetic field lines of a magnet form a continuous closed loops. This is very important point.
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप कभी नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज लूप। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, उनका जो फ्लक्स होता है, आई मीन सॉरी, जो फील्ड इंटीग्रेशन होता है ना, उसका सरफेस इंटीग्रेशन होता है फील्ड के साथ, वो जीरो नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सरफेस के साथ जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो जीरो होता है। आगे में पढ़ेंगे हम लोग उस चीज को। So this is unlike the dipole where these field lines begins from positive charge and end on the negative charge or space to infinity or escape to infinity। मतलब कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट होके एंड पे जाएंगी, नेगेटिव पे जाएंगे, या तो फिर इंफिनिटी पे एंड हो जाएंगे अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं हुआ तो। बट वो कोई क्लोज लूप नहीं बनाते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स। ओके। Second thing, the tangent of a field line at a given point represents the direction of a net magnetic field B at that point। अब किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। It will show the magnet direction of magnetic field at that point। Okay, third, larger the number of field lines crossing per unit area, stronger is the magnitude of the magnetic field। अगर किसी एरिया में से ज्यादा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। अगर कोई यूनिट एरिया में लार्जर फील्ड लाइंस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और अगर कुछ कम फील्ड लाइंस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एरिया है लाइक दिस, ये जो राउंड किया है ये एरिया होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड लाइंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता। लेकिन यहाँ पे ये जो छोटा सा एरिया ले, यहाँ पे देखोगे तो कम फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरैक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरैक्ट नहीं करती। फॉर दे डिड, द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट यूनिक एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, ये सेम रीजन हो गया जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरैक्ट नहीं करती। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर। इफ दे डिड द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका डायरेक्शन भी यूनिक होगा ना। एक ही पॉइंट पे एक ही चीज को दो दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती। सो दैट ये कब पॉसिबल है, जब वो एक दूसरे को इंटरैक्ट कर रहे हो, तो वहां पे दो फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी। दो फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी तो एक ही पॉइंट पे दो दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। सो फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस each other। Okay, on one plot one can plot the magnetic field lines in a variety of ways। Okay, one way is a small magnetic compass needle at the various positions and note its orientation। This gives an idea to magnetic field or direction orientation। मतलब कि आप नीडल या मैग्नेटिक कंपास का यूज करके आप उसकी डायरेक्शंस वगैरह फाइंड कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये चैप्टर में तो इतनी सारी चीजें निकल गई है तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम। ओके, ये डिस्क्राइब अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो तीन ही चीजें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करके साउथ पे एंड होती है, और वो हमेशा क्लोज भी, मतलब मैग्नेटिक, ये ऐड कर सकते हो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम north ends to come back to south in outer side, and inside the magnet it goes from south to north again। Okay, and that's why they are making a closed loop। Okay, or they are designing a closed loop। The second, tangent at any point to the magnetic field line gives the direction of magnetic field at that point। Okay, and the third one is, the larger the number of field lines crossing per unit area, the stronger is the magnetic field at that point। Okay, and the last one is, magnetic field lines do not interact with each other। If they interact, okay, they have two direction at the single point, which is not possible। Okay, फिर ये 5.2 तो आपके सिलेबस में नहीं है। 5.2.2 it is out of your syllabus। 5.3 is out of your syllabus। For example, 5.1, 5.2, 5.3 out of your syllabus। So now 5.2.4, so this is in your syllabus। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी मतलब आपको सिर्फ एनालॉजी देखनी है। मतलब
जो चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में थी उसका रोल मैग्नेटिक फील्ड में कौन प्ले कर रहा है, दैट इज योर एनालॉजी। हेलो हाँ, यस जस्ट अ मिनट, 5 point विच इज आल्सो इन योर सिलेबस, जो बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, अभी नहीं हो सकता, सो दैट अभी मैं जो टॉपिक में खत्म कर सकता हूँ उसको ले लेता हूँ, क्योंकि उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। ओके, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या टाइम क्या हुआ अभी आधा घंटा है ना, so we now we will go with 5.5. okay, 5.10 के तक के एग्जांपल्स आपके सिलेबस में, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नहीं है सिलेबस में, 5.6 पूरा नहीं है सिलेबस में। ओके, देन ये एग्जांपल 5.11 भी नहीं है। एंड परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कल सिर्फ 2 टॉपिक है, दोनों खत्म, मतलब चैप्टर खत्म, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। पॉसिबल हुआ तो कल के लिए एक ही टॉपिक बचेगा, ये परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट से। ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, ये चला दो पहले, क्योंकि इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, इसमें आगे जितने टॉपिक है उनसे कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये जो 5.7 टॉपिक है ना, आगे जितने टॉपिक है उसके कोई लेना देना नहीं, ऐसा मतलब ये रीडेबल टॉपिक है, सिर्फ रीड करना है, उसमें से एमसीक्यू आते हैं इसमें। अगर आपका 50-50 पोर्शन हुआ तो इस चैप्टर में से आपके 2 या 3 एमसीक्यू आएंगे, और कुछ नहीं आएगा सिर्फ पूरे चैप्टर में से। ओके, तो परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, चलो ये मैं पहले चला देता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी क्या? मोस्टली नो, देयर इज नो चांस दैट इट विल बी इन योर एग्जाम, बट फिर पढ़ लेते हैं, बाद में आ गया तो क्या करोगे। सो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब इसमें क्या होता है कि आपको मैग्नेटाइज कैसे करते हो आप किसी मटेरियल को, तो उसमें बहुत से पैरामीटर्स कैसे चेंज होते हैं, वो सब चीजें। द अर्थ अबाउंड्स विथ बिल्डिंग वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, मतलब कि बहुत सारे उसमें उसके अंदर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स है अर्थ में। इन एडिशन वी हैव सिंथेसाइज्ड न्यू एलॉयज, we have been synthesizing new alloys, compounds and even elements. Okay, one would like to classify the magnetic properties of these substances. In the present section, we define and explain certain terms which will help us to carry out this exercise. मतलब हम कुछ टर्म्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं कि जो ये सारी चीजों को कैरी आउट करेंगी। So we have seen that the circulating electron in an atom has a magnetic moment. मतलब कि किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहा, मतलब सर्कुलर मूवमेंट में, सर्कुलर मूवमेंट में होगा मतलब क्या होगा, वन इट फॉर्म्स अ लूप। हमने जैसे चैप्टर 4 में देखा था ना कि किसी एक लूप में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से उसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो वैसे ही होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो अगर लूप में, मतलब कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर वो गोल गोल घूम रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन को स्पिन्स होती है हमेशा, इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन्स होती है, या तो +1/2 स्पिन होगी या तो -1/2। +1/2 -1/2 स्पिन का मतलब क्या होता है कि whether it will be in a clockwise direction or it will move in a anti-clockwise direction, इसीलिए उसको +1/2 -1/2 लिखा जाता है। वो कोई नंबर नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर रिप्रेजेंट किया है कि +1, टोटल स्पिन अगर 1 होगा तो उसका कुछ में से हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल हैव -1/2 स्पिन एंड अदर हाफ इलेक्ट्रॉन्स विल हैव +1/2 स्पिन। वो स्पिन आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, नो वन कैन सी दैट व्हाट काइंड ऑफ स्पिन द इलेक्ट्रॉन विल हैव। उसमें कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं है, कुछ नहीं कि जिससे आप बता दोगे कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसे ही होगा। ओके, वो एटम के अंदर देखने के बाद ही पता चलता है कि किस इलेक्ट्रॉन का कौन सा स्पिन हो सकता है। ओके, सो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन, सर्कुलेटरी पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करता है एट सेंटर। In bulk material, these movements add up vectorially and they can give a net magnetic moment which is non-zero. ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा एटम के अंदर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इट विल हैव लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, they are circulated, they are moving in a circular path, so they will form a total magnetic moment, they are add up vectorially। हम उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उन सबको vectorially ऐड करेंगे तो we will have a non-zero net magnetic moment। so we define magnetism m of a sample to be equal to its magnetic moment per unit volume। तो हम मैग्नेटाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम।
सो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन अ गिवन वॉल्यूम इज कॉल्ड योर मैग्नेटाइजेशन। मतलब किसी कोई पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसकी टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगी और उसको डिवाइड बाय उसका अगर वॉल्यूम करेंगे तो विल गेट मैग्नेटाइजेशन, कि इतने एरिया का मैग्नेटाइजेशन कितना है, what amount of magnetization this much amount of volume will have। वहां पे एरिया नहीं होगा क्योंकि 3D स्ट्रक्चर होगा किसी एटम का। तो एटम का अगर 3D मतलब किसी मटेरियल का सब्सटेंस का अगर 3D स्ट्रक्चर है, तो वी हैव टू कैलकुलेट इट्स नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम। तो हमें यूनिट वॉल्यूम पे कितना मैग्नेटाइजेशन होगा वो पता चल जाए, उसके बाद हमारे पास जितना वॉल्यूम हो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पता चल जाएगी। सो दैट दिस इज वन फंडामेंटल thing that we have defined here, magnetization, magnetic moment per unit volume. So m is vector with dimensions L inverse A। okay, तो magnetic ये क्या हुआ, उसका dimension क्या हो गया L inverse A, और is measured in a unit of ampere meter inverse। तो ये L minus 1 A बराबर, ये उसका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। लेंथ L क्या है लेंथ, और A क्या है एम्पियर। सो उसका यूनिट क्या होगा एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर पर मीटर मैग्नेटाइजेशन का। Consider a long solenoid of n turns per unit length and carrying current I, and magnetic field in interior of the solenoid was shown in by figure। अब एक solenoid है हमारे पास, that was we have one solenoid, कि उसके मैग्नेटिक, तो उसके अंदर के एरिया में उसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना स्मॉल एन है। ओके, और उसके जो हर एक टर्न्स में से पास होने वाला करंट कितना आई। तो सोलेनोइड का इनर इंटीरियर एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होगा, वेक्टर B0 इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन इनटू कैपिटल आई। ओके, इफ द इंटीरियर ऑफ द सोलेनोइड इज फिल्ड विद द मटेरियल विद नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन। अब हम क्या करते हैं कि सोलेनोइड के अंदर के एरिया में एक नया मटेरियल ऐड करते हैं, ओके, कि जिसका मैग्नेटाइजेशन नॉन जीरो है। So the field inside the solenoid will be greater than B0। तो आपका जो फील्ड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा सोलेनोइड के अंदर, क्योंकि सोलेनोइड का खुद का तो एक फील्ड है ही। ओके, और प्लस आप एक मटेरियल ऐसा यूज उसके अंदर ऐड कर रहे हो कि जिसका नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन है, तो इट विल हैव अ फील्ड। सो टोटल फील्ड विल बी इनसाइड द सोलेनोइड नेट फील्ड वेक्टर B इज इक्वल टू B0 प्लस BM। तो B0 क्या है सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, और BM क्या है नए मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड। तो BM इज अ फील्ड contributed by material core। ओके, जो नया मटेरियल है उसके कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें ऐड किया। इट टर्न्स आउट दैट द एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड BM इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन M ऑफ द मटेरियल। तो अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड उसमें दिए हैं नए मटेरियल ने, वो किसको प्रोपोर्शनल होगा, तो उसके मैग्नेटाइजेशन को प्रोपोर्शनल होगा। एंड इज एक्सप्रेस्ड एज BM इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू कैपिटल M हो जाएगा। तो BM क्या हो जाएगा म्यू जीरो, क्योंकि ये जो BM होगा, BM जो भी नया मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। ओके, क्योंकि मटेरियल होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारे मूवमेंट करेंगे, तो उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो नया मटेरियल क्रिएट करेगा। देखो ये टर्म क्या है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। और किसी ऑब्जेक्ट में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी, जितनी उसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी उसके मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी और गिवन वॉल्यूम, और उसका मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा होगा। तो जितना बड़ा आप मटेरियल यूज करोगे उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना क्या होगा, उतना सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो दैट वी कैन राइट BM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M, so that we can remove proportionality sign। so we will use here mu m into m। mu m क्यों लिया, क्योंकि हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा दूसरा कोई अलग परमिएबिलिटी वाला मटेरियल नहीं यूज किया है। तो हम वहां पे अभी तक वैक्यूम ही यूज कर रहे हैं, मतलब एयर ही पास हो रही है सोलेनोइड के अंदर से। हम कोई स्पेशल मटेरियल उसके अंदर ऐड करके फिर उसमें ये दूसरा मटेरियल ऐड नहीं कर रहे। सो दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नथिंग बट mu m। so BM is equal to mu m into capital M। so where mu zero is same constant, permeability, actually permittivity of vacuum nahi hai, permeability of vacuum hai। it is a writing mistake that appears in a bias outflow। it is not permittivity, okay, it is permeability। got it? so that now we will replace these terms into this equation। so what we will get here, तब अब ये चीज किसको सिमिलर हो जाएगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। सो व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले।
तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये B0 क्या होता है, μ0 स्मॉल n इंटू I, ओके, एंड माइनस आएगा समझ में, रुको आएगा समझ में, इतनी चीज समझ में आई, ये क्या हुआ, चलो मैं वापस से बता देता हूँ ये चीज। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट अगेन, ओके, तो हम उसको वापस से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया विक्रम? सबसे पहले तो ये इक्वेशन कैसे है, तो हमने क्या किया है, सोलेनॉइड है, आई कैन ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, ये सोलेनॉइड है हमारे पास, ओके, उसके अंदर एक नया मटेरियल रखा है, तो उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। सोलेनॉइड का खुद का मैग्नेटिक फील्ड कितना था, B0, और ये जो नया मैग्नेट मटेरियल है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, BM। अब वो जो BM होगा वो कितना ज्यादा होगा, उसकी डिपेंडेंसी उसके मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंडेंसी रखेगी। ये जो नया मटेरियल है उसका मैग्नेटाइजेशन जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटाइजेशन क्यों होगा उसका, तो वो सोलेनॉइड के अंदर है, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी लूप्स आएंगे, तो उसकी वजह से वो जो नया मटेरियल है वो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, वो ज्यादा मैग्नेटाइज होने के कारण वो कितना मैग्नेटाइज होगा उसकी डिपेंडेंसी इस पे होगी, सो दैट जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगा BM वो कितना बन जाएगा, μ0 इंटू M, ओके, इतना आएगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी वो कितना है, B0 इज इक्वल टू μ0 एंड इंटू I, ओके, इतनी चीजें पता चली, दीज आर टू इक्वेशंस, ओके, यस सर। यहाँ तक पता चला। अब इसको ही हमें आगे सॉल्व करना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी के लिए, so now I can write it here, just a minute, let me have my mouse. Okay, अभी देखो ये जो इक्वेशन यहाँ पे बना, B इज इक्वल टू सॉरी इस पे तो यहाँ पे जो इक्वेशन है B इज इक्वल टू B0 प्लस BM था, ओके, ये B है, ओके, दिस इज B, दिस इज B। अब यहाँ पे B0 की जगह पे μ0 एंड I आएगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा, μ0 इंटू M, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें मैग्नेटाइजेशन चाहिए, हमें वी नीड अ मैग्नेटाइजेशन, तो हम इस टर्म को यहाँ पे लेके जाएंगे, सो इट विल बी फॉर्म लाइक वेक्टर B, यहाँ पे B था, माइनस μM हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू μ0 स्मॉल n इंटू I, ओके। हम μ0 से डिवाइड करते हैं इक्वेशन को, ओके, तो ये Ni को यहाँ पे लिखेंगे, μ0 से पूरा इक्वेशन डिवाइड करेंगे, तो Ni इज हियर, तो यहाँ पे μ0 नहीं है, तो इसके डिवीजन में μ0 आ जाएगा, तो वी विल हैव B बाय μ0, यहाँ पे माइनस μ0 इंटू M है, तो μ0 कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल हैव ओनली M हियर, ओके। अब ये जो टर्म होती है N इंटू I, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू करंट, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है,
It is called as a magnetic field intensity or which is represented by H. ये जो n into I होती है ना, small n into I, this term is called magnetic field intensity. ओके और उसका इक्वेशन क्या बन गया, B by mu 0 into m, sorry minus m. Okay, this is your term H. Okay, or H is nothing but small n into I, and this called as magnetic field intensity. So you can see from here. Okay, B is equal to B0 plus Bm. Bm is equal to mu 0 into m. जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डिपेंडेंसी मैग्नेटाइजेशन पे होगी मटेरियल के, क्योंकि कोई मटेरियल होता है ना तो हर एक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही मैग्नेटाइज होता है. हर मटेरियल सेम काइंड से मैग्नेटाइज नहीं होगा, अलग अलग मटेरियल होगा तो उसका मैग्नेटाइजेशन अलग होगा और जितना मैग्नेटाइजेशन अलग होगा उसके अकॉर्डिंग उसका मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग होगा. दैट्स व्हाई वी नीड दिस टर्म. हमें इस टर्म की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर स्टील है या आयरन है या कोई कोबाल्ट है या फिर कॉपर है तो सारे मटेरियल सेम तो है नहीं, सब में सेम इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, तो सबके यूनिट वॉल्यूम पे सेम मैग्नेटाइजेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है. सो सबका मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा ये भी जरूरी नहीं. इसीलिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड कोई मटेरियल देता है उसकी डिपेंडेंसी उसके मैग्नेटाइजेशन पे होती है. ओके तो हमें वही चीज रिलेट करनी है कि मटेरियल पे कैसे डिपेंडेंसी रखती है मैग्नेटाइजेशन. सो इट इज कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस अनदर वेक्टर फील्ड H called as magnetic intensity which is defined by H is equal to B by mu 0 minus m. ये H का फॉर्मूला होगा. मैंने बता दिया है आपको कि H क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है और जिसको N into I से लिखा जाता है. सोलेनोइड की मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ into current through the solenoid, so which will give you magnetic intensity for a solenoid. Okay, ये हो गया. So now ये जो इक्वेशन है अब इसको m को यहाँ पे लेके आएंगे हम और ये b mu 0 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आगे क्या हो जाएगा इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करेंगे तो ये H प्लस m हो जाएगा, माइनस m है यहाँ पे आएगा तो H प्लस m हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या है b बाय म्यू 0 है. अब ये म्यू 0 यहाँ पे आ जाएगा तो b इज इक्वल टू म्यू 0 इन ब्रैकेट H प्लस m, ये आ जाएगा. ओके अब हम देखेंगे कि H प्लस m है तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो ये भी क्या होना चाहिए, इट इज शुड बी एनालॉगस टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या होना चाहिए, एनालॉगस. क्योंकि फिजिक्स में क्या बोला जाता है कि फिजिक्स सेज दैट कि अगर कोई दो क्वांटिटीज का सम है इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए तभी उनका सम हो सकता है. सो वी रिपीट आवर डेफिनेशन प्रोसीजर. वी हैव पार्टीशन द कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सैंपल इनटू टू पार्ट्स. तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन था उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया था. वन ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर सच दैट करंट इन अ सोलेनोइड. तो एक जो मैग्नेटिक फील्ड था हमारे पास वो किसके कारण था कि सोलेनोइड के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था उसके कारण सोलेनोइड के अंदर का जो पोर्शन था इंटीरियर पोर्शन उसमें मैग्नेटिक फील्ड था जिसके लिए ये H रिस्पॉन्सिबल है. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, H इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट क्योंकि H इज इक्वल टू क्या है हमारे पास स्मॉल n इनटू I. तो सोलेनोइड का जो अंदर देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखो. व्हाट इज हैपनिंग हियर कि आप सोलेनोइड लिया, आपने सोलेनोइड से करंट पास किया तो इसकी वजह से सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया. अब आपने एक नया मटेरियल लिया जो सोलेनोइड के अंदर डाल दिया तो उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया. तो उसमें दो चीजों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड. अब तो उसमें से फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, सोलेनोइड के लूप है उसका जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण है. दिस इज योर फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड एंड फॉर दैट मैग्नेटिक फील्ड द H इज रिस्पॉन्सिबल. ओके अब सेकंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल व्हिच इज इंसर्टेड इनटू द सोलेनोइड. ओके वन ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज करंट इन अ सोलेनोइड. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय H and the other is due to the specific nature of magnetic material namely capital M. और दूसरा क्या है तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है स्पेसिफिक उसकी वजह से और उसको M से रिप्रेजेंट किया गया. The latter quantity can be influenced by the external factors. This is influence of mathematically expressed as. अब इसको कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है तो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू Xi into H होता है. मैग्नेटाइजेशन को हम अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ
कंपेयर करें, उसके फॉर्म में लिखना चाहिए, तो एक नया एक टर्म आ जाता है जाई। और जाई क्या होता है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी इन इज अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड अ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये जाई को क्या कहा जाता है? एक डायमेंशनलेस है, मतलब उसका कोई मतलब यूनिट वगैरह कुछ नहीं होगा, तो उसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट एम इनटू इन द टर्म ऑफ एच, इन टर्म्स ऑफ एच। एम को हम इन टर्म्स ऑफ एच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एम और एच का जो रिलेशन होता है वो रहता एम जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर किसी मटेरियल की मैग्नेटिक इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा? उसका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। ये एम क्या है? मैग्नेटाइजेशन। लेकिन कौन सा मटेरियल है, किस मटेरियल? अब हर एक मटेरियल का सेम तो नहीं होगा। आपके पास आयन है, कॉपर है, या फिर आयन है, कॉपर है, या स्टील है, तो हर एक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन सेम तो होगा नहीं। तो वो मटेरियल्स का मैग्नेटाइजेशन सेम नहीं होगा। उसका रीजन क्या होता है कि वो मटेरियल सारे सेम नहीं है। सेम नहीं मतलब किसी के आउटर सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, किसी के आउटर सेल में कम इलेक्ट्रॉन है, किसी का एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका स्पिन अलग अलग होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करने वाला पैरामीटर कौन होता है? ये जाई होता है। ओके, तो जाई डायमेंशनल क्वांटिटी। ओके, जाई डिसाइड करेगा कि कोई मटेरियल जो है उसको, मतलब इसको सिंपली अगर समझना हुआ, इसको अगर सिंपली समझना हुआ तो आप ऐसा सोचो कि ये चार मटेरियल्स है मेरे पास, लाइक स्टील है, आयन है, कोबाल्ट है, कॉपर है। सपोज चारों मटेरियल्स को मैं सेम करंट दे रहा हूं, चारों के सेम नंबर ऑफ टर्न्स ले रहा हूं मैं, तो फिर भी चारों का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, मतलब चारों का मैग्नेटाइजेशन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि H तो सेम होगा। H क्या है यहाँ पे? सिंपली H क्या है यहाँ पे? Ni। मतलब मैंने चार मटेरियल्स लिए एक साथ, चारों को मैं सेम अमाउंट ऑफ करंट दे रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स भी सबके सेम रख रहा हूँ मैं, क्योंकि सारी चीजें सेम है, बट स्टिल ऑल हैव डिफरेंट करंट्स, डिफरेंट मैग्नेटिज्म्स। क्यों? सारे सेम मतलब इक्वली मैग्नेटाइज नहीं होंगे। तो एक कोई पैरामीटर है जो उनके इस, ये जो उनका रोल है उसको दिखाने वाला एक पैरामीटर हमारे पास होना चाहिए ना, कि जो ये शो कर रहा है कि सबको सारी चीजें सेम देके भी वो अलग अलग मैग्नेटिज्म क्यों दे रहे हैं। तो उसका रीजन होता है उनकी इंटरनल क्वांटिटीज, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उनकी स्पिन्स कैसी है, फिर उनके अंदर उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, वो बहुत डीप है या बहुत डेंस है या रेयर है, या उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कम है, तो उसको दिखाने वाला ये जो पैरामीटर होता है, मतलब सबका मैग्नेटाइजेशन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सबका जाई अलग अलग होगा। ओके, दिस इज सेम फॉर ऑल। सो H जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो मैग्नेटाइजेशन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है, मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, दैट इज ट्रू। बट सबका सेम नहीं होगा। इसका रीजन होता है देयर इज वन कांस्टेंट व्हिच डिफाइंस दिस पैरामीटर्स। एक कांस्टेंट होता है जो क्या डिफाइन करेगा कि वो कौन सा मटेरियल है, एंड दैट इज नथिंग बट psi. It is called magnetic susceptibility. It is a measure of how magnetic material respond to an external field. कि वो मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो लिस्ट टेबल 5.2 लिस्ट जाई फॉर द सेम मटेरियल, सम मटेरियल एलिमेंट्स। इट इज स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर अ मटेरियल्स व्हिच इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। वो स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है किसके लिए? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इट इज स्मॉल एंड नेगेटिव फॉर मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, स्मॉल बट पॉजिटिव। इन द लेटर केस कैपिटल M एंड H आर ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन, और ये M और H जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सो दैट अब यहाँ पे ये जो M था, H और M था, तो इस M को मैं जाई H से रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ से H कॉमन हो जाएगा दोनों इक्वेशंस में से, H विल बी कॉमन, तो यू विल हैव 1 प्लस जाई। तो ये जो 1 प्लस जाई होता है इसी को म्यू आर लिखा जाता है, और mu r is nothing but mu r is equal to 1 plus I is dimensionless quantity called the relative magnetic permittivity of a substance. तो मतलब मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी बन जाती है वो 1 plus I, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, एंड इट इज नथिंग बट mu r is equal to 1 plus I. और mu r into mu h को क्या लिखा जाता है? म्यू लिखा जाता है, तो म्यू इज नथिंग बट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल।
It is nothing but the multiplication of relative permittivity of the material into permittivity of a vacuum. किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी जो होती है वो वैक्यूम के साथ ही कंपेयर की जाती है हमेशा, क्योंकि वैक्यूम की परमिएबिलिटी हम 0 लेते हैं, म्यू 0, और उसके कंपेयर में किसी उसके रिलेटिव मतलब क्या, वैक्यूम के कंपेयर में किसी मटेरियल की परमिटिविटी कितनी है, तो वो फैक्टर वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू विल गेट द परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल. ओके, म्यू 0 को क्या मल्टीप्लाई करना है, अगर कोई मटेरियल ले वो एयर की जो परमिएबिलिटी है उससे उसकी परमिएबिलिटी डबल है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ट्रिपल है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और वो उस मटेरियल की परमिएबिलिटी बन जाएगी. दिस विल बिकम द परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल. ओके, सो फाइनली you will have mu is equal to mu 0 into mu r is nothing but mu 0 in bracket 1 plus xi. Okay, so magnetic permeability of a substance mu is mu and it has same dimensions as the unit of mu 0. तो जो mu 0 का यूनिट होगा वही mu का यूनिट होगा, क्योंकि mu r यूनिटलेस होता है, तो जो mu 0 का यूनिट होगा वही mu का होगा. So the three quantities xi, mu r and mu are interrelated and only one them is independent. एक इंडिपेंडेंट है क्या, तो mu 0 इंडिपेंडेंट है, बाकी तो म्यू, म्यू आर और जाई तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है. सो फाइनली जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एच. हाँ तो होने देना, अभी 5 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा. ओके, टॉपिक इज ओवर. तो फाइनली हमें क्या पता चलता है यहाँ पे कि B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच हो गया, तो विच इज शोइंग दैट कि आप जब कोई मटेरियल सोलेनोइड के अंदर कोई न्यू मैग्नेटिक मटेरियल आप ऐड करते हो तो उसकी जो मैग्नेटिज्म होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड इट इंक्रीज टू द फैक्टर 1 प्लस आई. कितने फैक्टर तक, मतलब म्यू आर जितने फैक्टर तक, मतलब वो जो नया मटेरियल आपने यूज किया है उसकी परमिएबिलिटी कितनी है, तो जितनी उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा. और ये तो इंटेंसिटी है, ये जो करंट आप फ्लो करवा रहे हो किसमें से, तो सोलेनोइड में से जो करंट फ्लो करवा रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम है, आपने नया एक मटेरियल उसमें ऐड किया तो उसकी वजह से उसका मैग्नेटिज्म कितना बढ़ गया, तो वो जो नया मटेरियल उसका जो म्यू आर है परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी उतना आपका बढ़ जाएगा. सपोज कि अगर आपने सिर्फ ओनली सोलेनोइड है, उसका मैग्नेटिक फील्ड सपोज 2 टेस्ला है, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, आप एक नया मटेरियल ऐड कर रहे हो कि जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी सपोज 2 है, रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी 2 है, तो आपका जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, तो पहले का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो 2 था, रिलेटिव परमिएबिलिटी 2 वाला मटेरियल ऐड किया तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका न्यू मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा, 4 टेस्ला बन जाएगा. दिस इज व्हाट योर इक्वेशन. और ये इक्वेशन खास याद रखना है आपको, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई, क्योंकि एग्जाम में आपको जाई दिया होगा, म्यू आर फाइंड करने के लिए बोला होगा, म्यू आर दिया होगा, जाई फाइंड करने के लिए बोला होगा, तो इसमें से कुछ ना कुछ आता है एग्जाम में. So that you can see from table that कि कुछ मटेरियल्स होते हैं उनके जाई नेगेटिव होती है, जो मटेरियल की जाई नेगेटिव होती है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जिनका जाई पॉजिटिव होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं. Okay, so all these are diamagnetic substances, bismuth, copper, diamond, gold, lead, mercury, nitrogen, silver, silicon. तो ये सारे मटेरियल्स ज्यादा मैग्नेटिज्म को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनके लिए जाई नेगेटिव होता है, बट ये जो मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम, नियोबियम, ऑक्सीजन, प्लेटिनम एंड टंगस्टन, all are magnetic materials because उनकी magnetic susceptibility होती है. Got it? So that we just need to, we have only one theory remaining and our chapter will be finished. Okay, तो Yes, कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. Okay, ये थ्योरी को सही से पढ़ना, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, 3 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ लिया तो आपको आने चाहिए.